हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मार्ट। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बेसिक किसी भी कंपनी कैसे आप एनालिसिस कर सकते हो बहुत जल्दी। ठीक है, तो मैं आपके लिए एक पीपीटी बनाया हूँ जहाँ पे आपको समझ में आएगा कैसे आपको कंपनी एनालिसिस करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेसिक कुछ रेशोस है जिसके थ्रू आप कंपनी एनालिसिस कर सकते हो, या कुछ चीज़ें जो आप अगर आपको समझ में आती है तो आप कंपनी एनालिसिस आप कर सकते हो किसी भी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आता है जो आपको मिलेगा यहाँ पे सेल्स माने कि रेवेन्यू होता है। उसके बाद में प्रॉफिट होता है, अर्निंग्स, पी रेशो जो देखा जाता है जनरली, जो मोस्ट ऑफ लोग है पी रेशो देखते हैं कंपनी के। ईपीएस देखते हैं, अर्निंग पर शेयर की, एक शेयर के ऊपर कंपनी कितना पैसा बना रही है वो देखा जाता है। उसके बाद में आईसीआर, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ठीक है, डेब्ट टू इक्विटी रेशो। तो इन सभी जो रेशोस है हम इसके बारे में देखेंगे। इसके अलावा भी कुछ रेशोस है जो कि मैं आपको धीरे धीरे स्लाइड में बताऊँगा। तो सबसे पहले जो आता है अपना सेल्स मतलब क्या होता है? अ सेल्स इज अ ट्रांजेक्शन बिटवीन टू और मोर पार्टीज इन विच गुड्स और सर्विसेज आर एक्सचेंज फॉर मनी और अदर एसेट्स। तो यहाँ पे आपको पता है कि आप जब भी या कोई चीज़ किसी को बेचते हो तो आपको पता है कि ये जो भी डील होती है, सेल्स होती है, ये एक या दो पार्टी या उससे ज़्यादा पार्टियों के साथ में ये डील होती है। ठीक है, समझ लो कि पर्टिकुलर कंपनी किसी बहुत बड़े ग्रुप को, मतलब कि कोई प्रोडक्ट सेल कर रही है, या पर्टिकुलर पर्सन किसी बहुत बड़े ग्रुप को कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो वहाँ पे टू और मोर पार्टीज के साथ में ये वाली डील होती है जिसको अपन सेल्स बोलते हैं। आपको पता है सेल्स, ठीक है। तो सेल्स का मतलब कि सेल्स मतलब कि रेवेन्यू मतलब क्या होता है कि अगर आपके प्रोडक्ट की प्राइस समझ लो आपने 10 रुपये प्राइस रखी है, और आपके पास अगर नहीं क्या मतलब कि 100 अगर आपके पास यूनिट है, तो आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया यहाँ पे? 1000 रुपीज़ का आपने यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया। ठीक है, 1000 रुपीज़ का आपने यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया, जिसको अपन रेवेन्यू बोलेंगे। ये रुपीज़ में रहेगा। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पे कि जो प्रॉफिट है। अभी प्रॉफिट क्या रहता है? प्रॉफिट का मतलब सीधा मतलब है कि प्रॉफिट जो भी रहेगा आपको, अगर ये जो चीज़ है हम इसको लेट्स से कि हम इसको समझ लेते हैं कि चॉकलेट है। ठीक है, ये 10 रुपये चॉकलेट है। 10 रुपये चॉकलेट बनाने के लिए आपको कुछ भी आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ा होगा, टैक्सेस पे करने पड़ेगा, कुछ डिप्रिसिएशन हुए होंगे, या आपको वो चीज़ बनाने के लिए कुछ कॉस्ट वगैरह लगी होंगी, है ना। जो भी कॉस्ट लगी है, जो भी आपको रॉ मटेरियल वगैरह लगा है उस चीज़ को बनाने के लिए, या उस चीज़ की मार्केटिंग करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, उसको सेल करने के लिए आपको जो भी खर्चा लगा है अब तक, ठीक है, उन सभी खर्चे को हम क्या करेंगे, उससे माइनस करेंगे, और जो बचेगा उसको हम नेट प्रॉफिट बोलेंगे। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला सीधा बहुत सिंपल फॉर्मूला आता है। नेट प्रॉफिट मतलब क्या होता है? नेट प्रॉफिट मतलब कि टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। जो भी एक्सपेंसेस है उसमें हम बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट है, टैक्सेस है, डिप्रिसिएशन है, या मैन्युफैक्चरिंग टैक्स हो गया आपका, या आपका ये हो गया एडवर्टाइजिंग टैक्स हो गया। सभी टैक्स को अपन माइनस जब करेंगे तब जाके उसको बोलते हैं टोटल एक्सपेंस। उसके बाद में आपको मिलेगा ईबीआईटी। ठीक है, ईबीआईटी नहीं, सॉरी, उसके बाद में मिलेगा आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, जिसको अपन नेट प्रॉफिट बोलते हैं। तो अपना नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है अभी यहाँ पे? अभी अगर समझ लो कि आपको 10 रुपये चॉकलेट थी, ठीक है, आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया था? 1000 का रेवेन्यू जनरेट किया था आपने, 100 यूनिट सोल्ड किए थे। तो अगर मैं एक्सपेंस यहाँ पे बोलता हूँ कि आपको 800 रुपीज़ का आपको एक्सपेंस लगा, कितना? 800 रुपीज़ का आपको एक्सपेंस लगा, तो आपके बचे कितने यहाँ पे? 200 रुपीज़ आपका क्या हुआ? नेट प्रॉफिट हुआ यहाँ पे। 200 रुपीज़ का आपका नेट प्रॉफिट हुआ। तो ये 200 रुपीज़ का आपका नेट प्रॉफिट हुआ। उसके बाद में हम आगे देखेंगे कि अपन अर्निंग पर शेयर क्या होता है। आपको पता है नेट प्रॉफिट मतलब क्या होता है? नेट प्रॉफिट मतलब भी अर्निंग होता है। ठीक है, अर्निंग पर शेयर मतलब क्या होगा? अर्निंग पर शेयर इज अ कंपनीज नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स इट हैज़ आउटस्टैंडिंग। अभी आप पे डिसाइड है, अगर जो भी कोई कंपनी होंगी तो आपको पता होगा कि उसके शेयर्स कितने हैं। ठीक है, आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं, तो हम पकड़ लेते हैं कि ये जो कंपनी है इसके आउटस्टैंडिंग शेयर कितने हैं। हम शेयर्स पकड़ लेते हैं इस कंपनी के कि 1000 शेयर्स है कंपनी के पास में। कितने? 1000 शेयर्स है। कंपनी ने प्रॉफिट कितना जनरेट किया? अर्निंग कितनी जनरेट की? अर्निंग आपको पता है कि 200 रुपीज़ की अर्निंग कंपनी ने जनरेट की है। ठीक है, तो अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या आएगा? नेट इनकम। नेट इनकम कितनी अपनी? नेट इनकम है या नेट प्रॉफिट है अपना 200 रुपीज़ का। टोटल शेयर्स अपने कितने हैं? 1000 शेयर्स है आपके पास। ठीक है, तो आप जब ये इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो कंपनी ने जो जनरेट किया है डेट इज़ 0.2 रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर हुआ है। मतलब एक शेयर के ऊपर कंपनी ने कमाया 0.2 रुपीज़। ठीक है, तो वही अगर हमने यहाँ पे 100 शेयर्स लिए तो यहाँ पे आपको समझ में आएगी कंपनी ने एक शेयर के ऊपर कमाए कितने? ओनली 2 रुपीज़ कमाए एक शेयर के ऊपर। तो अर्निंग पर शेयर हम इतना कम नहीं रखते, हम एटलीस्ट रखते कि मतलब 2 रुपीज़ कंपनी ने कमाए। ठीक है, तो जो क्वान्टिटी रखना, नंबर ऑफ शेयर्स पकड़े अपन ने यहाँ पे 100, एंड जो कंपनी कमाए दैट इज़ 2 रुपीज़ पर शेयर कंपनी ने यहाँ पे कमाए।
ठीक है, पर शेयर के ऊपर कंपनी 2 रुपये कमा रही है। ठीक है, इसके बाद में हम आगे देखते हैं। ठीक है, कंपनी का पी रेशो मतलब क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग रेशो। तो सॉरी, प्राइस अर्निंग रेशो। तो प्राइस अर्निंग रेशो मतलब क्या होता है कि प्राइस मतलब कि शेयर प्राइस, आपको पता है कंपनी की शेयर प्राइस होगी कोई ना कोई। अब अगर कंपनी स्टॉक मार्केट में तो कंपनी की शेयर प्राइस आपको पता होगी। ठीक है, अर्निंग मतलब क्या, अर्निंग मतलब कि ईपीएस, जो अर्निंग आपने अभी निकाला कि पर शेयर के ऊपर कितना। ठीक है, अर्निंग में या तो आप ईपीएस पकड़ो या डायरेक्ट नेट प्रॉफिट पकड़ो। अगर नेट प्रॉफिट पकड़ रहे हो तो आपको नहीं क्या, जो आपको जो ये रेशो निकालना पड़ेगा, उसमें आपको मार्केट कैप डिवाइड बाय आपको जो ये आएगा, आपको फॉर्मूला आएगा, दैट इज़ मार्केट कैप डिवाइड बाय जो भी अर्निंग्स कंपनी कर रही है। क्योंकि कैसा है कि आप जो भी अभी यहाँ पे ये निकाल रहे हो, आप जो भी यहाँ पे मतलब कि अभी प्राइस अर्निंग रेशो निकालते हो, तो प्राइस जो है अपनी पर क्वांटिटी, पर शेयर की प्राइस अपन निकाल रहे हो। पर शेयर की प्राइस कितनी आ रही है अपनी, पर शेयर की प्राइस अपनी आ रही है जो भी XYZ हमने पकड़ ली कि 100 रुपीज़ कंपनी के शेयर की प्राइस है, पर शेयर की प्राइस। टोटल शेयर कितने थे अपने, 100 शेयर्स थे। तो हम पकड़ लेते कि कंपनी की वैल्यू कितनी होगी, 10,000 का कंपनी का क्या हो गया, मार्केट कैप हो गया। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आपको निकालना हो तो आपको 10,000 डिवाइड बाय क्या करना पड़ा, टोटल अर्निंग कितनी की है कंपनी ने, 200 रुपीज़ की है। तो आपको तब जाके कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशो मिलेगा। तो अभी यहाँ पे हम पकड़ लेते हैं कि पर शेयर के ऊपर कंपनी कितना हमारी कितना कंपनी का शेयर प्राइस है, पर शेयर के ऊपर कंपनी का जो शेयर प्राइस आ रहा है दैट इज़ 100 रुपीज़ आ रहा है हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से। ठीक है, दैट इज़ 100 रुपीज़ का मतलब कंपनी का ये आ रहा है, प्राइस आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में जो कंपनी का अपने ईपीएस पकड़ा, ईपीएस कितना है कंपनी का, ईपीएस है हमारा 2 रुपये का। तो कंपनी की प्राइस अर्निंग रेशो कितना आया, आप जब प्राइस अर्निंग निकालोगे आपको मिलेगा कि प्राइस अर्निंग है 50 टाइम्स, मतलब कि 50 गुना महंगा है कंपनी का स्टॉक। अगर आपको 2 रुपये कमाने तो आपको 50 रुपये पे करने पड़ रहे कंपनी के हर एक शेयर के ऊपर। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया, ये प्राइस अर्निंग रेशो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया, बट स्टिल ओके, ये हमारा खुद का कैलकुलेशन इससे हम कर लेते हैं। क्योंकि किसी भी कंपनी के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है जो कि बहुत पहले से बोलते हैं कि जो प्राइस अर्निंग रेशो होता है तो किसी भी कंपनी का नॉमिनल मतलब कि सबसे लो 10 टाइम्स होना चाहिए और मैक्स कितना 30। तो 30 पे आने के बाद में कंपनी को आपको बेचना है, 10 पे आपको खरीदना है, ये बोलते हैं। बट मैं खुद इसमें बिलीव नहीं करता या खुद मैं इस पर भरोसा नहीं करता, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ मतलब कि पॉसिबल है। क्योंकि आपको ऐसे शेयर्स मिलेंगे जिनके प्राइस अर्निंग रेशो 100-200 उसके ऊपर चले हुए। बजाज फाइनेंस, अगर आपको याद है, बजाज फाइनेंस का पी रेशो 47 के आसपास है शायद से, है ना। या जो भी कंपनी आपको देखोगे कि जो हाई ग्रोथ कंपनी है उसका प्राइस अर्निंग रेशो आपको हमेशा हाई दिखेगा, क्योंकि डिमांड ज़्यादा हाई रहेंगी। तो क्या होगा कि प्राइस हाई रहेगा, तो प्राइस अर्निंग रेशो हाई आएगा, मतलब महंगा होगा शेयर। ठीक है, तो ये होने वाला है आपको मिलेगा बहुत सारी जगह पे। ये आपको यहाँ पे वर्क नहीं होगा शेयर्स में। मेरे को नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क होता है, बट ये वर्क होता है कहाँ पे, ये वर्क होता है बहुत अच्छे से अपने इंडेक्स में। निफ्टी 50 में आप देख लो कभी भी, अगर आप कोविड के पहले अगर देखते हो निफ्टी 50 को, तो निफ्टी 50 कभी भी 30 के पी रेशो के ऊपर कभी गया नहीं, 30 के पी रेशो के ऊपर कभी गया नहीं। बट जैसे ही क्या हुआ कि कोविड आया, तो कोविड के बाद में क्या हो गया कि कंपनी की अर्निंग्स गिर गई, मतलब यहाँ पे ई गिर गया। ये अगर कम हो गया तो क्या हो गया, पी रेशो भी जो हो गया बढ़ गया, पी रेशो बढ़ गया। उसके वजह से क्या हो गया कि मतलब कंपनी का जो पी रेशो, मतलब कि निफ्टी का जो पी रेशो था वो कि 47-50 के आसपास चला गया था। ठीक है, पर उसके बाद में अगर आप देख रहे हो, अगर आपने नोटिस किया होगा, तो कंपनी की जो पहले अर्निंग्स थी निफ्टी 50 की, जितनी कंपनीज थी उनकी अगर अर्निंग अपन लेट्स से कि बोलते हैं 400 करोड़ की अर्निंग थी उनकी पिछले 3-4 साल से कंटिन्यूसली। तो कोविड के बाद में उसकी अर्निंग डायरेक्टली गिर के 200 के आसपास आ गई थी। उसके बाद में कंपनी की जो अर्निंग है 200 से बढ़ के कंटिन्यूसली अभी 800 के ऊपर आ गई। ठीक है, पिछले 1-2 साल में कंपनियों ने बहुत अच्छा बिजनेस किया, जिसकी वजह से कंपनी की जो प्राइस अर्निंग रेशो है वो अभी गिर के आपको मिलेंगे 20 टाइम्स के आसपास मिलेंगे या उससे भी कम में मिलेंगे। मतलब कि अभी करंटली जो भी निफ्टी का प्राइस अर्निंग रेशो है 20 के आसपास है, 21 है। जो अक्टूबर का अभी लेटेस्ट अपडेट जो आया 21 का है, और कंपनी जो निफ्टी का प्राइस अर्निंग रेशो है 864 रुपीज़ के आसपास या 898 रुपीज़ के आसपास आ रहा है पर शेयर का। तो इस हिसाब से आपको बहुत सस्ते में आपको निफ्टी मिल रहा है। अभी यहाँ से आपको और ग्रोथ मिल सकती है, 30 टाइम्स तक नहीं है निफ्टी का शेयर मतलब निफ्टी भाग सकता है। ठीक है, तो 30 टाइम्स तक आपको वेट करना पड़ेगा, और 30 टाइम्स जैसे होता है आप वहाँ से एग्जिट कर सकते हो, फिर से नीचे आने के बाद में आप खरीदारी कर सकते हो, क्योंकि निफ्टी में ये चलते रहता है। आपको नोटिस करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। मैंने खुद एनालिसिस किया, दैट्स व्हाई मैं आपको बता रहा हूँ। इसके सामने जो रेशो है दैट इज़ ICR में आपको क्या बोलता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो मतलब क्या होता है, ठीक है, मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा अभी जल्दी।
तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो मतलब कि फाइनेंशियल रेशो है, जिसमें क्या होता है कि कंपनी का जो इंटरेस्ट है, कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। कंपनी कर्जा वगैरह लेती है तो कर्जा लेने के बाद में कंपनी क्या करता पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है किसी भी चीज़ के ऊपर। तो जो इंटरेस्ट आपको पे करना है, आप प्रॉफिट जो बनाया आपने, प्रॉफिट के मुकाबले आप इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हो। हमने प्रॉफिट कितना बनाया, हमने प्रॉफिट बनाया 200 रुपीज़ का प्रॉफिट बनाया, ठीक है। अगर हमारी कंपनी ने कोई कर्जा लिया है और हमें अगर 200 रुपीज़ का अगर इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा हो, तो या आपके घर पे अगर आपकी घर की वैल्यू है, या आपको टोटल जो फाइनेंशियल आता है, अगर आपको पूरे एसेट्स में अगर कैलकुलेट कर लो, उसकी वैल्यू आती है कुछ भी 30 लाख के आसपास, और आपने 30 लाख का कर्जा ले लिया, और आपको बहुत बड़ा मतलब आपका जो इनकमिंग जो सोर्स है, आपका इनकम जो भी आपको पैसा मिलता है, वो आपको मिलता होगा कुछ भी 1 लाख 2 लाख रुपए मिलता होगा सालाना, और आपका इंटरेस्ट ही उतना हाई है। तो मुझे बताइए कि आप ग्रो करोगे कि आपका मतलब कि लॉस होगा। ऑब्वियसली आप कोई ग्रो नहीं कर पाओगे, आप धीरे धीरे आप मतलब कि बैंकरप्ट होने के मतलब कि कगार पे जाओगे, ठीक है, या आपके घर में तनाव बढ़ेगा। तो वही कंपनी अगर किसी कंपनी में अगर 200 रुपीज़ का अगर कंपनी पे कर्जा है, और वहाँ पे अगर कंपनी 200 रुपीज़ का कंपनी प्रॉफिट बना है, तो 200 रुपीज़ का कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, मतलब कि कंपनी को एक के बदले एक देना पड़ रहा है, मतलब जितना कमाए उतना पूरा इंटरेस्ट में देना पड़ रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि कंपनी पूरी बैंकरप्ट हो सकती है, या कंपनी डूब सकती है। तो ऐसे केस में आपको इस कंपनी से दूर रहना है। आपको फिर कैसे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, आपको क्या करना है कि कंपनी अगर 200 रुपये कमा रही, तो उसका इंटरेस्ट अप्रॉक्स 50 के आसपास होना चाहिए, 30 होना चाहिए, या तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अगर ये केस है तो आप सेफ़ है, क्योंकि आपको जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो होना चाहिए किसी भी कंपनी का, वो 3 टाइम्स या 5 टाइम्स के ज़्यादा होना चाहिए। इसका फार्मूला है, मैं आपको फार्मूला बताऊँगा कि कैसे। जो इसका फार्मूला है मैं आपको फार्मूला बता देंगे। इसका फार्मूला जो है ICR का फार्मूला है, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, मतलब कि यही समझ लो, आप नेट प्रॉफिट पकड़ लो, या प्रॉफिट बिफोर टैक्स पकड़ लो, ठीक है। तो जो भी इंटरेस्ट है, ठीक है, मतलब कि आपको इंटरेस्ट पे करने से पहले का प्रॉफिट, तो कितना था हमारा, वो हमारा कुछ भी होगा, ठीक है, इंटरेस्ट पे करने का प्रॉफिट। तो हम पकड़ लेते कि वो अपना 400 रुपीज़ है, और आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है कितना, 40 रुपये का इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है आपको सालाना। तो आपका जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो आएगा वो आएगा कितना, 10 टाइम्स का आएगा। बहुत बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बैंकरप्सी की अगर कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कंपनी के अंदर रह सकते हो। पर अगर ये ऐसा हो गया कि ये 80 रुपीज़ का हो गया, तो आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशो कितना आ जाएगा, 5 टाइम्स का। यहाँ पे जो रिस्क है वही 800 आप दे रहे थे पहले भी, अभी 400 रुपीज़ आपको देना पड़ रहा है इंटरेस्ट में। तो आपका कितना आ गया इंटरेस्ट कवरेज रेशो, 4 टाइम्स का आ गया। यहाँ पे 100 से बढ़ के 120 हो गया, ये आएगा 3 पॉइंट समथिंग पे आ गया, या 3.5 पे आ गया। ये रिस्की है। जब ICR गिरेगा, आपको क्या करना है, कंपनी से उस टाइम के लिए लेफ्ट करना है, ठीक है। उस कंपनी में आपको नहीं रहना है। उस कंपनी में ऐसा हो सकता है कि आगे चल के कंपनी डूब जाएगी। तो कंपनी डूबने से पहले अगर आपको पता चले तो बेस्ट है, आपके पैसे बच जाएंगे। अगर आप ये चीज़ नहीं देखते हो तो आपके पैसे डूब जाएंगे, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड है। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशो मतलब क्या होता है, डेब्ट टू इक्विटी रेशो इज यूज्ड टू इवैल्यूएट द कंपनीज फाइनेंशियल लिवरेज and is calculated by dividing the company's total liabilities by its shareholder equity। सिंपल फार्मूला है। डेब्ट टू इक्विटी मतलब सिंपल है कि डेब्ट डिवाइड बाय इक्विटी, ठीक है। डेब्ट मतलब कि जो भी कंपनी ने कर्जे अगर लिए, तो कर्जा जो भी लिया कंपनी, अगर समझ लेते कि आपकी पूरी एसेट्स की वैल्यू 35 लाख रुपीज़ है, और आपने 35 लाख का कर्जा ले लिया, तो उस केस में आपका जो आपके पास जो एसेट्स है वो आपके लाइबिलिटीज़ के कंपेयर में सेम आ रहा है, लाइबिलिटीज में आपने कर्जा ले लिया उतना, ठीक है। तो वो उस केस में आपका मतलब कि बहुत ज़्यादा डेंजर सिचुएशन में आप आ जाओगे। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशो मतलब क्या कि जो भी पैसा कंपनी ने कर्जे से लिया है ना, और जो पैसा कंपनी को नहीं किया, मतलब इक्विटी मतलब कि जो शेयर होल्डर्स के तरफ से जो पैसा आया, ठीक है, ये पैसा तो इस पर तो कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है, तो इस पर तो इंटरेस्ट पे करना है ना। ये अगर कर्जा अगर बढ़ते जा रहा है, जैसे अदानी ग्रुप में है, ये अगर कर्जा बढ़ते जा रहा है, तो कंपनी को ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनको फ़ायदा कम होगा, ठीक है। तो कंपनी अगर इक्विटी अगर कंपनी की 100 के की अगर इक्विटी है, मतलब 1 लाख की इक्विटी है कंपनी की, ठीक है, तो कंपनी के ऊपर कर्जा भी 1 लाख का है, तो यहाँ पे इस केस में कंपनी बहुत ज़्यादा रिस्क में आ ररी, ठीक है। मतलब कि जो रेशो आ रहा है हमारा 1 टाइम्स का रेशो आ रहा है ना, तो 1:1 का रेशो आ रहा है, या 1 टाइम्स का रेशो आ रहा है। अगर 50,000 के आसपास कंपनी का कर्जा आता है तो कोई नहीं, थोड़ा सा मतलब हम बोलेंगे कि
में भी मतलब कि रिकवर कर सकती कंपनी, ठीक है। या अगर आपको ये गिरते हुए दिख रहा है कि 40, 30, 20% के ऊपर, तो इस केस में आप कंपनी में इन्वेस्टेड रह सकते हो, या इस केस में आप कंपनी के साथ में रह सकते हो। अगर कंपनी डेब्ट फ्री हो गई तो फिर तो आपको कंपनी के स्टॉक में बहुत बड़ी जंप दिखेंगे, अच्छे खासा स्टॉक आपको चलते हुए दिखेगा, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा शेयर्स के अंदर। पर अगर कंपनी कर्जे में, तो मैं आपको कंफर्म बता सकता हूँ कि अगर कंपनी कर्जे में तो आपकी कंपनी ऐसी चलेंगी, ठीक है। कर्जे के बाहर में कंपनी कभी परफॉर्म नहीं कर पाती है। जैसे ही कंपनी का कर्जा फिर जाएगा तो कंपनी आपको ऐसे परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का है। इसके अलावा जो भी कंपनियों ने कर्जे वगैरह अपने नील कर दिए होंगे उन कंपनियों को आप देख सकते हो। और कंपनी की कोई एग्जांपल अगर मैं दूँ आपको, तो बालकृष्ण इंडस्ट्री, आई थिंक सो, बालकृष्ण इंडस्ट्री का आप शेयर्स दे सकते हो। या ऐसे बहुत सारी कंपनियाँ जिन्होंने कर्जे क्या किए, कर्जे अपने पे किए और उसके बाद में कंपनी को अच्छे खासे परफॉर्म करते हुए दिखे। तो दोस्तों ये इस वीडियो में मैं इतना ही आपको बताऊँगा इसके बारे में, रेशोज़ के बारे में या बेसिक कंपनी एनालिसिस के बारे में। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको थोड़ा सा इसमें और आगे आपको लेके जाऊँगा। इसमें और आगे भी है कुछ चीज़ें जो आपको बतानी है, जैसे आपको मैं शो करता हूँ वैसे क्या बताने वाला हूँ। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं बताऊंगा कि बुक वैल्यू क्या होता है, प्राइस टू बुक वैल्यू क्या होता है, रेट ऑन इक्विटी क्या होता है, रेट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, और इंट्रिंसिक वैल्यू इसका मतलब क्या है। ये सभी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।